हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 7 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द नॉन फंगिबल टोकन्स मार्केट सर्जेस टू $2.5 बिलियन। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। शायद आपने ये पहली बार न्यूज़ सुनी होगी, व्हाट इज़ नॉन फंगिबल टोकन्स। तो हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं। नॉन फंगिबल टोकन एक तरह का डिजिटल ऑब्जेक्ट है। मतलब स्पेशली इसमें क्या होता है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। फाइन, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप क्या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, डिजिटली वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो। अब वो कोई ड्राइंग भी हो सकती है, कोई एनिमेशन भी हो सकता है, कोई म्यूज़िक का पीस, फोटो, वीडियो, कुछ भी बना सकते हो जो आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया हो, और साथ में उस पर्टिकुलर डिजिटल ऑब्जेक्ट की वो ऑथेंटिक है। फाइन, कि इसी टेक्नोलॉजी के जो बनाया गया है तो उसको सर्टिफिकेट भी मिलता है। फाइन, तो नॉन फंगिबल टोकन्स इज अ डिजिटल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ड्राइंग, एनिमेशन, पीस ऑफ म्यूजिक, फोटो और वीडियो विद अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो बात करने वाली नोटिस कि उसमें ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो जेन्युइन है। फाइन, विच इज़ क्रिएटेड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फाइन, ये कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप कंप्यूटर फाइल की तरह भी हम उसको बोल सकते हैं, जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, इवन भी सेल भी कर सकते हो विद इट सर्टिफिकेट। अब इसको हम टोकनाइजिंग इसलिए बोलते हैं। किसी भी एसेट को अगर आप टोकन बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप उसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या फिर उसका ट्रेड कर सकते हो। और क्यों? क्योंकि उसके अपने सर्टिफिकेट दे दो ऑथेंटिसिटी का, जिसकी वजह से जो उसकी फ्रॉड की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। फाइन, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? सभी जो ये NFTs हैं उनकी खुद की एक यूनिक क्वालिटी होती है, अलग इनकी वैल्यू होती है फ्रॉम एनी अदर सिमिलर टोकन। इनको आप डिजिटली क्या करते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। फाइन, इसके अलावा आप इसको सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो एज अ होल, बिकॉज ये डिवाइड नहीं हो सकते अनलाइक द फंगिबल टोकन। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले क्या है, इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट पीपल्स आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी राइट्स एंड द मोर। इसके अलावा जो आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गया, या जो भी स्पोर्ट्स की फ्रेंचाइजी कंपनीज होती हैं वो इन टोकन्स को यूज़ कर सकती हैं ताकि वो अपने डिजिटल गुड्स को मोनेटाइज कर सकें, जो प्रीवियसली या तो सस्ते थे या फ्री थे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो आर्टिसंस हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो क्या करते हैं अपना मतलब कि, और वो कैसे कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल वर्क को एक वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू पर्टिकुलर दिस टोकन। फाइन, अब फंगिबल टोकन्स क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम एसेट की जो एबिलिटी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं विद अ सिमिलर एसेट विदाउट सेक्रीफाइसिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक 100 रुपये का जो नोट है वो फंगिबल है, बिकॉज एक पर्सन को 100 रुपये का बिल भरना होगा और अनदर पर्सन को 100 रुपये का नोट भरना होगा। लाइक सपोज करो आपका बिल है तो आप 100 रुपये के बदले में 100 रुपये की चीज़ भरोगे। ठीक है, तो मतलब कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपका 100 रुपये का बिल भर रहे हो तो आप उसके बदले में 100 रुपये इंटरचेंज कर रहे हो और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब 100 के बदले में आपने 100 लिए। अगर आपने 100 रुपये के अनार लिए हैं या आम लिए तो आपने 100 रुपये के ही लिए ना, ये तो नहीं ना 100 रुपये दे के 200 रुपये के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब इक्वली ट्रेड करते हैं, जबकि NFTs होते हैं फंगिबल नहीं होते, बिकॉज आप इनको डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो ईच अदर बिकॉज दे आर यूनिक। ठीक है, बिकॉज ये यूनिक होते हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए था कि जो NFTs की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाइक हुई है, और इसकी जो सेल हुई है इस साल में वो $2.5 बिलियन हुई है, जो कि पहले हाफ 2020 का फर्स्ट हाफ था उसमें सिर्फ 13.7 मिलियन थी। फाइन, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हमारी हाइक हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम, दैट इज़ अ प्रेसिडेंट अपॉइंट न्यू गवर्नर्स इन द 8 स्टेट। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS2। आपको पता है किसी भी स्टेट का गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एट सील। तो गाइस, इस लाइन की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कभी पॉलिटी के आपने MCQ सोल्व किया तो उसमें डायरेक्टली ये लिखा आता है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर हिज वारंट, अंडर हिज हैंड एंड सील है या नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। यस, ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनका जो टेनर होता है गवर्नर को वो 5 साल का होता है, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, जिसमें ये बोला था कि एक पर्सन को हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं, एक सेम बंदे को। जैसे पंजाब और हरियाणा का गवर्नर एक ही है। फाइन, तो 2 स्टेट्स या उससे ज़्यादा स्टेट्स का आप एक गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो। ओनली जो इंडियन सिटीजन जिनकी एज 35 साल है वो एलिजिबल होते हैं टू अपॉइंट एज अ गवर्नर। इसके अलावा ऑफकोर्स अगर कोई भी गवर्नर की पोस्ट होल्ड कर रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करना होना चाहिए, उसको वो लीव करना होना चाहिए। ना ही वो किसी भी जगह का MP हो सकता है, ना MLA हो सकता है, और अगर वो है तो पहले उसको अपनी सीट रिज़ाइन करना होगा, देन ही कैन बिकम गवर्नर। फाइन, अब गवर्नर्स की क्या पावर है? अगर आपने
पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ये सब पता ही होगा। बाकी हम पढ़ते हैं गवर्नर की क्या पावर्स होते हैं। सबसे पहले क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं किसी भी स्टेट का, इवन की जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो भी इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। जैसे सेंटर के लेवल पे जो भी काम करते हैं वैसे तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जो काम सिग्नेचर किनके चलते हैं, प्रेसिडेंट के चलते हैं। ठीक है, तो जैसे सेंटर में क्या किया जाता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। उसी तरह स्टेट लेवल पे अपॉइंट किया जाता है मिनिस्टर्स को बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। फाइन। इसके अलावा जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के वो इन्हीं के नाम के पे लिए जाते हैं। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकते हैं, प्रोक कर सकते हैं, मतलब कि कब असेंबली को बैठाना है वो उनको इनवाइट कर सकते हैं, कब उनको डिसॉल्व करना है, कब ख़त्म करना है ये बता सकते हैं। इवन डिसॉल्व करने का भी पावर है इनके पास। इसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा उनको कंसल्ट किया जाता है वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। फाइन। जब भी स्टेट हाई कोर्ट में कोई भी जजेस को अपॉइंट करते हैं तो इनका कंसल्टेशन लिया जाता है। फाइन। इसके अलावा ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, पार्डन का मतलब माफ़ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर क्या है, वैसे वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड, कॉम्यूट इस पनिशमेंट को काप कर सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस के क्यों पार्डन नहीं कर सकते। फाइन। तो गाइस आई होप आपको ये आर्टिकल 72 के अंडर ये जो सभी पावर्स है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की इन सब के बारे में आपको पता होगा। फाइन। नहीं पता है तो आई होप आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जॉइंट कमीशन फॉर मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट साइंड बाय द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर जीएसटी। अभी के एक जॉइंट कम्युनिकेशन को ओरिएंट किया गया है जिसका एम ये है कि हमें क्या करना है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं और साथ में फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो इनका जो पार्टिसिपेशन है उनको हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। फाइन। इसके अलावा जॉइंट जो कम्युनिकेशन है इसके फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहले जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होंगी वो क्या करेंगी, अपनी जो असिस्टेंस हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस या इन कमिटीज़ पे एक्सटेंड करेंगी अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, सो दैट वो क्या कर सकें बेटर वे में किस तरह से हमें कम्युनिटी के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है, मैनेज करना है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाएंगे सो दैट वो क्या कर सकें, लाइवलीहुड प्रोस्पेक्ट से भी चीज़ों को देख सकें। ठीक है, किन के स्पेशली जो शेड्यूल ट्राइब्स जो स्पेशली एमएफपी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, दैट इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो इन सब चीज़ों को देख सकें और साथ में अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं अबाउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, देखो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है सबसे पहले क्या करता है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब कि वो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, या फिर जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, एनी मेंबर जो पिछले 3 जनरेशन से दिसंबर 2005 से पहले उन्हीं फॉरेस्ट में रह रहे उन पर डिपेंडेंट है फॉरेस्ट सोर्सेज के। ठीक है, तो ये उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा एक्ट क्या करता है, इंडिविजुअल राइट्स देता है, कम्युनिटी राइट्स को भी इंश्योर करता है। इंडिविजुअल राइट्स मतलब पर्टिकुलर जो बंदा वहाँ रह रहा है उनका राइट है कि वो फॉरेस्ट में रहेगा, दे हैव अ राइट ऑफ हैबिटेशन, और खुद वहाँ पे कोई भी चीज़ को कल्टिवेट करके अपनी लाइवलीहुड सिक्योर कर सकता है। इसके अलावा कम्युनिटी राइट्स क्या है, उनके पास ओनरशिप का राइट होता है, दे हैव असेस कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इन सिटू रेगुलेट कर सकते हैं। ग्राम सभा के बाद अथॉरिटी होती है कि कौन सा इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट्स को वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इश्यूज़ के इनको इम्प्लीमेंट करने में ट्राइबल्स के बीच में, रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के जो रिकॉग्निशन को अच्छे से नहीं करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स की कमी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो क्लेम्स होते हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं। मतलब कोई भी अगर ट्राइबल लोग अपने क्लेम करते तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट क्रिएट्स अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेशन। आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि आज न्यूज़ में यही चल रहा था। तो ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या जो न्यू मिनिस्ट्री बनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री क्या करेगी, इसको इसलिए हमने क्रिएट किया है क्योंकि इसका एक विज़न क्या था, दैट इज़ अ सहकार से समृद्धि, दैट इज़ मतलब कि हम क्या करें, कोऑपरेट करके क्या करें, अपना प्रोस्पेरिटी लाएं। ठीक है, और इस ये क्या करें कि सेपरेट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा सो दैट अपने जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उनको स्ट्रेंथन कर सकें। देखो इसका एम क्या है मेनली, देखो सहकार से समृद्धि मतलब कि हमें अगर सपोज करो कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उनको एड्रेस करना है प्यार से, फाइन, कोऑपरेट करो आपस में और प्रोस्पेरिटी फैलाओ, सिंपल बात ये। ठीक है, तो इसका एम ये कि हमें क्या करना है, जो भी बिजनेसेस में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको सबसे पहले प्रमोट करना है कोऑपरेटिव्स के लिए,
और हमें मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको डेवलप करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता ही होगा, वो खुद जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो खुद ही उनके मेंबर्स होते हैं, खुद ही कस्टमर होते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जिनकी खुद की कॉमन नीड्स होती हैं, जो आपस में हाथ मिलाते हैं कि हाँ हमें इकोनॉमिक कॉमन इंटरेस्ट होते हैं सेम, ठीक है। सपोज करो आप 10-12 लोग हो, आपका सेम एम है कि इन्वेस्ट करना है, तो आप 12 लोगों ने इकट्ठे एक सोसाइटी स्टार्ट करी, वॉलंटरी अपनी मर्जी से करी, तो आप 12 लोगों का क्या है, एक एसोसिएशन है और आपका कॉमन एक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कॉमन नीड्स हैं। फाइन। डिफरेंट टाइप होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है। अब इन कोऑपरेटिव्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक मैनर में चलती हैं, मतलब ये पूरा अपना मतलब कि डिसीजन खुद ले सकती हैं, इन पे कोई वो नहीं होता, दबाव नहीं होता, और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर करती हैं। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट भी प्रोवाइड करती हैं किसी भी स्टेट में वेयर स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर लैकिंग। मतलब कि अगर सपोज करो किसी बंदे को अगर उधारी चाहिए तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकते हो। फाइन। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में भी हेल्प करती है, जैसे स्टोरेज गोडाउन्स हो गया, कोल्ड स्टोरेज, रूरल रोड्स, ये काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करती हैं। इसके अलावा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, जिसने हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। अब गाइस मैं कैसे क्वेश्चन पूछने लगी थी, आपको पता आई गया नीचे। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, इसके अंदर राइट है दैट एनीवन हैज़ अ राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ फंडामेंटल राइट। फिर आर्टिकल 43 भी, जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था अंडर DPSP, इसमें ये बोला था कि स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। पार्ट 9 भी, ठीक है, जो हमारा आपको पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट हैं, तो पार्ट जो 9th भी है वो डील करता है कोऑपरेटिव से। जैसे 9th A है वो पंचायत से करता है, ठीक है, 9th B है वो म्यूनिसिपैलिटी से करता है, ठीक है, तो सॉरी पार्ट 9 पंचायत से करता है, 9A म्यूनिसिपैलिटीज से करता है, 9B डील करता है किससे, कोऑपरेटिव से। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, कोविड-19 पेंडेमिक इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन एशिया एंड द पैसिफिक UN पेपर। गाइज ये हमने सेम न्यूज़ हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, तो फर्स्ट पे आई थी। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। देखो, पेंडेमिक की वजह से हमेशा 2 तरह की जो वायलेंस होती है वो बढ़ती है अगेंस्ट वुमेन। एक तो होती है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो आपका खुद का पार्टनर है, हस्बैंड है, वो आपके ऊपर वायलेंस करता है। दूसरा डिजिटल वायलेंस, डिजिटल मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई DM कर रहा है गंदे गंदे, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल वायलेंस, ठीक है। इससे क्या होता है, जो वुमेन का बर्डन है ऑफ अनपेड केयर वो भी बढ़ता है। फाइन। मतलब कि अगर ऑफकोर्स सारा दिन घर में बैठे हैं लोग, तो उनकी डिमांड्स होती हैं, तो अनपेड केयर वक्त मतलब कि हाउस वाइफ का जो काम है वो हो जाता है, बढ़ जाता है। रीजंस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, लॉकडाउन स्कूल क्लोजर्स की वजह से ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज एक्सपोजर बढ़ जाता है। पेंडेमिक का स्ट्रेस वुमेन पे पड़ता है, ठीक है। सपोर्ट का जो असेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सिक्योरिटी, लीगल सर्विसेज और रिपोर्टिंग वायलेंस की दृष्टि में वो सब बढ़े हैं। UN पेपर ने रिकमेंडेशन दी कि किस तरह से जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन हमको एड्रेस कर सकते हैं अमंग कोविड-19। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो हमें क्या करना है, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जो सपोर्ट है उसको डेजिग्नेट करना है एज अ वुमेन की एसेंशियल सर्विसेज को हमने क्या करना है, इसको रिकॉग्निशन देना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो अनयूज बिल्डिंग्स है जो गवर्नमेंट की, हमें उनको क्या करना है, दोबारा यूज़ करना है, जहाँ पे हम क्या कर सकें, उन वुमेन को शेल्टर प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हमने स्टिग्मा को एलिमिनेट करना है, या फिर कोई भी ऐसे बैरियर्स होते हैं, कहीं कंप्लेंट्स होती हैं जो एक वुमेन नहीं रिपोर्ट कर पाती क्योंकि वो सोसाइटी का सोचती है, या फिर कुछ बैरियर्स जुड़े होते हैं इनका सोचती है, तो ये हमें एलिमिनेट करना है। इसके अलावा हमें इनोवेटिव मेथड डेवलप करने हैं सो दैट वो वायलेंस को क्या कर सके, रिपोर्ट कर सकें वुमेन। हमें इनकरेज करनी है पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं सो दैट हम अमंग पेंडेमिक वुमेन की हेल्प कर सकें। स्टैंड अप अगेंस्ट वायलेंस मोबाइल ऐप स्टार्ट की गई थी, जिसमें हम वुमेन की असिस्ट करते हैं इन डोमेस्टिक अब्यूज़। रेड डॉट इनिशिएटिव स्टार्ट की गई थी बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक सिग्नल्स को यूज़ किया जाएगा टू शो डिस्क्रेटली व्हेन अ वुमन इज एट रिस्क ऑफ वायलेंस इन हर होम, ठीक है। यूपी पुलिस ने भी एक हॉटलाइन डेजिग्नेट करी है जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय फीमेल ऑफिसर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स। फाइन। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज ग्रैंड इथोपियन रिनाइसेंस डांस। ये एक सोर्स ऑफ एन ऑलमोस्ट डिकेड लॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ बिटवीन इथोपिया एंड कुछ और नेशन जैसे इजिप्ट और सूडान का। अभी जो ग्रैंड इथोपियन रिनाइसेंस डैम है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो ब्लू नाइल रिवर पे बना है इथोपिया में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम कहला जाएगा। ये जो डैम है वो नील रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी ब्लू नील पे है। वाइट नील, ब्लू नील 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर नील की। जो ब्लू नील है वो 80% वाटर सप्लाई करती है
ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है मैत्री पावर प्रोजेक्ट। फर्स्ट यूनिट जो है मैत्री पावर प्रोजेक्ट की कहाँ पे, बांग्लादेश के रामपाल में वो कमीशन होगी दिसंबर 2021 में। एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जिसको डेवलप किया गया बांग्लादेश इंडिया के फ्रेंडशिप पावर कंपनी के द्वारा। अब ये जो है बांग्लादेश इंडिया की जो फ्रेंडशिप पावर कंपनी 50-50 वेंचर कंपनियां, इंडिया ने बांग्लादेश ने दोनों ने 50-50 इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया का भी ये किसके बीच में पार्टनरशिप थी, बिटवीन इंडिया का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दैट इज एनटीपीसी एंड बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच में। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स वो पावर प्लांट्स होते हैं जो कम फ्यूल में क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और ग्रीन हाउस एमिशंस कम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, लास्ट ईयर हमने पढ़ा है। अभी की जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो 2022 से ये टेस्ट कराना स्टार्ट करेगी। जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा वो मेनली ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनकी रिक्रूटमेंट्स को पूरा करेगा। जैसे यूपीएससी ग्रुप ए की जॉब्स को फुल करती है, जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा वो मेनली ग्रुप बी और ग्रुप सी को कर रहे हैं। जैसे एसएससी हो गया, ये अलग अलग जो पेपर्स होते हैं बैंक के उनको ये मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो 3 एजेंसीज हैं उनका होगा, एक तो एसएससी दैट इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है आरआरबी दैट इज द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और तीसरा है आईबीपीएस दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जो सेपरेट कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा वो डिफरेंट लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा 3 लेवल में। एक तो ग्रेजुएट लेवल पे हैं जो हायर सेकेंडरी और मास्टर, मतलब कि 10th क्लास, क्योंकि आपने देखो कुछ पोस्ट होती है जो 10th क्लास के लिए भी निकलती हैं, +2 क्लास पास के लिए भी निकलती है और ग्रेजुएट। ठीक है, तो इन 3 के लिए अलग अलग होंगे टेस्ट। जो स्कोर होगा जो सीईटी का वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। फाइन, नेक्स्ट है मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च। अभी देखो ये जो मोबाइल ऐप है इस जो लॉन्च की गई है, इसका एम ये कि हमें क्या करना है, जो भी लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हमें प्रोवाइड करना है। मतलब जो एक्वा फार्मर्स हैं जो फिशरीज़ करते हैं स्पेशली फ्रेश वाटर में, तो उनको हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक्वाकल्चर का मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स या जो फिशेस हैं उनको ब्रीड कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस ऐप से हम फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज़ की जो एडवांसमेंट उनको समझ सकें और बेटर वे में अपनी प्रैक्टिस को मैनेज कर सकें इन मेंटेनिंग द सोइल एंड वाटर क्वालिटी। की फीचर्स क्या है इस ऐप का, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज और स्पीसीज वाइज क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करेगा। आपको एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी फीडिंग और हेल्थ मैनेजमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। एक बार अगर आप सक्सेसफुली एक कोर्स मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेगा तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन। एक रशियन यूरोपियन एक्सपेरिमेंट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे चल रहा है 2001 से। ये जगह जो इन्वेस्टिगेशन का जो फोकस है इसका ये है कि मटेरियल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं एटॉमिक स्केल पे, उनको ढूंढ रहे हैं और किस तरह से जो अर्थ पे जो यूनिक फिनोमिनास चलते हैं उनको समझ रहे हैं। लाइक किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट होता है, वेव फॉर्म होती है फ्लूइड्स में, या करंट्स चेंज होते हैं एटॉमिक लेवल पे, ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी। जो प्लाज्मा क्रिस्टल मॉडल है ये एक एटॉमिक इंटरेक्शन है ऑन अ लार्जर स्केल जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, मेकिंग देयर मोशन विजिबल। ये रिसर्च क्या करती है, नॉलेज ऑफर करती है अबाउट यूज़ ऑफ प्लाज्मा जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस है इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग द हेल्थ केयर। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। अभी की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने क्या किया है, अप्रूव कर दिया कि हमें रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को कन्वर्ट करना है इन राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में इनटू द 4th टाइगर रिजर्व। मतलब कि जो अभी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है अब उसको टाइगर रिजर्व में क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो कि साउथर्न साइड है, इन दोनों को कहीं ना कहीं लिंकअप करेगी। इसके अलावा जो 3rd सेंचुरी है राजस्थान में वो है सरिस्का टाइगर। ठीक है, तो इस तरह से 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं राजस्थान में, एक तो रणथंभौर, दूसरा मुकुंदरा, तीसरा सरिस्का और चौथा भी नहीं बन जाएगा रामगढ़ वाला। फाइन, नेक्स्ट है एस्टेरॉयड रिगू। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। रिसेंटली के नासा ने पहला सैंपल जो कि एस्टेरॉयड रिगू पे गया था जो भी अर्थ पे रिटर्न आ चुका है लास्ट दिसंबर बाय जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी हायाबुसा 2 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो जो एस्टेरॉयड रिगू पे जो गया था वो जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट गया था। फाइन, तो रिगू एक डायमंड शेप्ड स्पेस रॉक है जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट हुआ था बिटवीन अर्थ एंड मार्स और ओकेजनली कभी कभी अर्थ के ऑर्बिट को भी क्रॉस करता था। राइगू एक एस्टेरॉयड है, इसको क्लासीफाई किया जाता है कार्बोनेशियस, मतलब कि सी टाइप एस्टेरॉयड है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन और वाटर पाया जाता है। किसी भी अगर एस्टेरॉयड को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरह से जो सोलर सिस्टम है वो ओरिजिन हुआ और किस तरह से जो वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से फॉर्म हुए।
लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ द दलाई लामा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, तेंजिन गेस्टो जो कि 14 दलाई लामा है तिब्बतन बुद्धिज्म के, उनके 86 बर्थडे पे उनको क्या किया, ग्रीट किया, उनको विश किया। दलाई लामा बिलीव किया जाता है ये तिब्बतन बुद्धिस्ट के द्वारा टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ अवालकोसी और चैंडिंग, जो कि बौद्धिस्ट आत्मा कंपैशन के एंड द पैटर्न सेंट ऑफ तिब्बत। दलाई लामा बिलोंग करता है तिब्बत बुद्धिज्म के गेलुगपा ट्रेडिशन के, जो कि लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन है तिब्बत का। दलाई लामा हेड मोंक के किसके, तिब्बत बुद्धिज्म के, और ट्रेडिशनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग ऑफ तिब्बत अंटिल द चाइना गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन द 1959। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।